From 6th century before Common Era, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in all directions. That is Central Asia, East and North Africa, West Asia, Southeast Asia, and China. रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीस रूट्स, दे ऑफर्ड प्रोटेक्शन फॉर द प्राइस। मतलब ये कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब अल्टीमेटली शहरों का विकास हुआ, पहले तो शहरों का उदय हुआ और उसके बाद में फिर उनका जैसे जैसे विकास हुआ और शहर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे उसमें रहने वाले लोगों की आबादी भी बढ़ी और उसी के साथ में उन शहरों में जो ट्रेड होता था, उन शहरों के माध्यम से जो ट्रेड होता था, उसमें भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ता चला गया, इसका दायरा फैलता चला गया, तो पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में ही ये ट्रेड होता रहा होगा, फिर उसके बाद में ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट की तरफ में आगे बढ़ा होगा। अब जैसे जैसे ये व्यापार बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ये ट्रेड डेवलप होता चला गया, तो साथ ही साथ उसके एक और चीज डेवलप हुई और वो थे ट्रेड रूट्स। चाहे जमीनी रास्ते के ट्रेड रूट्स हों, चाहे रिवर के या समुद्री रास्तों के ट्रेड रूट्स थे, वो डेवलप हुए। कैसे, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। सपोज कर लें कि पहले पहल लेट से 2 या 3 महाजनपदों के बीच में आपस में व्यापार होता था। अब इस व्यापार के चलते आदमी एक से दूसरी महाजनपद में जा रहा है, दूसरी महाजनपद से पहली महाजनपद में आ रहा है अपना सामान लेके व्यापार करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर रास्ते से ही हर बार आएगा जाएगा, या फिर जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस डेवलप होगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई इस एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का सबसे बेस्ट रास्ता ये है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जल्दी पहुंचा भी जा सकता है। बीच में जो सफर करने में अपने को टाइम लगेगा तो रुकने की कुछ व्यवस्था भी है। इस तरीके से एक सर्टेन पाथ जो है वो डेवलप होता है। अब यही जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ता जाएगा, 2 से 4, 4 से 14, 14 से जो 16 आपकी महाजनपदों के बीच में जब आपस में ट्रेड होने लगा, तो इनके बीच में आपस में एक सर्टेन वेल डिफाइंड पार्ट डेवलप हो गए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आपने व्यापार के लिए एक से दूसरे रास्ते जाना है, या फॉर दैट मैटर अगर आपको एक महाजनपद से दूसरी महाजनपद जाना है, तो एक सर्टेन प्री डिफाइंड पाथ आपको पता है। चाहे वो रास्ता जमीन का रास्ता हो, जमीनी रास्ते से आपको जाना हो, चाहे आपको किसी नदी के मार्ग से जाना हो, मगर आपको पता है कि भाई ये पर्टिकुलर रास्ता आपको लेना है। अब इन्हीं रास्तों से आपका ट्रेड होता था। जैसे जैसे फिर ट्रेड बढ़ता चला गया और चाइना के साथ में फिर आपका ट्रेड होना शुरू हो गया, तिब्बत के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया, मिडिल ईस्ट के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया, सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया, तो इन्हीं रास्तों को और ज्यादा फर्दर एक्सटेंड किया गया कि भाई यहां पर आके आपका हिमालय शुरू होता है, यहां से इस दर्रे से अपने को निकलना है, फिर चाइना जाने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया जाने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में और फर्दर जाने के लिए आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। करते 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 इस तरह से एक सर्टेन प्री डिफाइंड पाथ डेवलप हो गया, जमीनी रास्ते का भी, समुद्री रास्ते का भी, और अगर नदियों का भी माध्यम आपने लेना है एक से दूसरी जगह जाने का, उसके लिए। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमको ये देखने को मिलता है कि अलग अलग जमीनी रास्ते भी डेवलप होते चले गए, अलग अलग आपके रिवर के रास्ते भी डेवलप होते चले गए और समुद्री रास्ते भी डेवलप होते चले गए, जिसके चलते इंटरनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारी महाजनपदों के बीच में कहां से कहां जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, वो डिफाइन हो गया। एंड साथ ही साथ बाहर भी, सेंट्रल एशिया में कैसे जाना है, ईस्ट अफ्रीका के तट पे कैसे पहुंचना है, नॉर्थ अफ्रीका तक कैसे पहुंचना है, वेस्ट एशिया में कैसे जाना है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान तक कैसे पहुंचना है, ये रास्ते भी डेवलप हो गए। अब जैसे जैसे ये रास्ते डेवलप हुए और जैसे जैसे इनके ऊपर ट्रेड भर भर कर होने लगा, बड़ी मात्रा में जब ये ट्रेड होना शुरू हुआ, तो यहां से फिर अब क्योंकि हर एक रास्ता जो है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा किसी ना किसी महाजनपद के से होता हुआ जाता था, तो यहां से इन महाजनपदों के जो रूलर्स थे उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इन रास्तों से जो व्यापार हो रहा है, अगर हम लोग इन रास्तों को कंट्रोल कर सकें तो क्यों ना हम इन रास्तों को कंट्रोल करें, या फिर अगर हम इन रास्तों को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना फिर हम लोग इससे आने जाने वाला जो व्यापार है इसके ऊपर टोल लगाएं प्रोटेक्शन के बदले में। अगर आप मेरी टेरिटरी से निकल कर जा रहे हो तो कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है और काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि भाई मेरे टेरिटरी से अगर आप ये रास्ता लेकर जा रहे हो, चाहे जमीनी रास्ता हो, चाहे समुद्री रास्ता हो, चाहे रिवर का रास्ता हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मुझे इतना इतना टोल दीजिए और आप यहां से निश्चिंत होकर जाइए, आप एकदम सेफली जो है मेरी महाजनपद से आप क्रॉस कर जा सकते हैं। तो यहां से फिर दो चीजें होना शुरू हुई, व्यापार बढ़ने लगा और एक सर्टेन रास्तों की मदद से जब व्यापार होने लगा तो जिस रूलर के महाजनपद में या उसके रूलिंग इलाके में उस रास्ते का जो भी हिस्सा आता था, वो लोग एक तो इंश्योर करने लगे कि वो उनके उनके कंट्रोल में रहे, उनसे इसका कंट्रोल छिने नहीं। दूसरा, इन कई सारे जो अलग आपके ट्रेड रूट्स हैं, तो रूलर्स की कोशिश ये रहती थी कि इनके ऊपर किसी तरीके से अपना कंट्रोल बनाया जाए। यहां से महाजनपदों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर कर एक महाजनपद अब कोशिश कर रही थी कि दूसरे का या तो पूरा का पूरा महाजनपद आप कैप्चर कर लो या उसका कम से कम उतना इलाका अपने कब्जे में आ जाए जिसमें से ये ट्रेड रूट जाता है। वजह क्या है, ट्रेड रूट के ऊपर फिर आप जो है अपना टोल लगाओगे और इन टोल्स में फिर आप जो भी लोग गुजर रहे हैं उनके ऊपर आप प्रोटेक्शन प्राइस लगा दोगे कि इतना इतना पैसा आप हमें पे करो, एक तो हम तभी आपको इस रास्ते से जाने देंगे, दूसरा अगर आपको सेफली निकलना है तो भी फिर आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। इससे हुआ यह कि अब जो आपके अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे जो अब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, इनकी आमदनी बढ़ गई, इनकी इनकम
इंक्रीज हो गई। अब जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ने लगी, ट्रेड बड़ी मात्रा में हो ही रहा है, तो इससे रेवेन्यू का एक नया माध्यम खुल गया। अब रेवेन्यू जितना ज्यादा बढ़ने लगा तो उसी के साथ साथ फिर आपकी एक तो लोगों की लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हुई, प्रजा के ऊपर भी खर्चा किया गया, साथ ही साथ राजाओं की ग्रीड बढ़ने लगी कि यार अगर इस एक ट्रेड रूट या दो ट्रेड रूट को कंट्रोल करके अगर मुझे इतना फायदा हो रहा है, तो क्यों ना मैं फिर भारत के सर्टेन इलाके के सारे ट्रेड रूट्स पे कब्जा कर लूं, दूसरे शब्दों में इन सारी की सारी महाजनपदों के ऊपर कब्जा कर लूं, सबको अपने में मिला लूं। ये ग्रीड बढ़ने के चलते फिर दो चीजें और हुई। ये रेवेन्यू का जो पैसा था, इसकी मदद से फिर आर्मी के ऊपर ज्यादा खर्चे किए गए, यहां से फिर सेना जो है इसके ऊपर और ज्यादा खर्चा होने लगा, और ज्यादा युद्ध लड़े जाने लगे, और इसके चलते फिर 10 तरीके की चीजें होने लगी, और काफी सारे फिर चीज आपस में जो है काफी सारी फोर्सेस पावर प्ले में आ गई, काफी सारा फोर्सेस का इंटरप्ले होने लगा। एंड इसके नतीजे में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर एक और अलग तरीके का इतिहास देखने को मिलता है, कई सारे राजा, कई सारी किंगडम्स, उनके आपस में लड़ाई झगड़े, वेमनसी और सारी चीजें होने लगी। बट अल्टीमेटली इन सारी चीजों के सेंटर में अगर कोई चीज थी तो वो था व्यापार, और व्यापार से होने वाला फायदा, या फिर यूं बोलना चाहिए कि इस पे टोल वगैरह लगा के कमाया जा रहा रेवेन्यू, जिससे काफी ज्यादा जो है संबंधता के ऊपर जो भी अलग अलग किंगडम्स थी उसके ऊपर असर पड़ा। और कहीं ना कहीं यहीं से जो है ये जो ग्रीड डेवलप हुई, इसके चलते बड़े बड़े एम्पायर्स के की आधारशिला रखी गई कि भाई किसी ना किसी की एम्बिशन हुई कि दो महाजनपदों पे कब्जा कर लूं, किसी की हुई कि चार पे कर लूं, किसी ना किसी की तो एम्बिशन होनी थी कि पूरे के पूरे भारत पे कब्जा कर लूं, किसी की ये भी होनी थी कि भारत के बियॉन्ड कब्जा कर लूं। तो अल्टीमेटली इन पॉलिटिकल एम्बिशंस ने जो यहां से जन्म लेती हैं, इस ट्रेड और ट्रेड की मदद से होने वाले रेवेन्यू और इससे होने वाले फायदे से जन्म लेती हैं, उसी के चलते बड़े बड़े आप यूं कह सकते हैं अंपायर्स बनाने की एम्बिशन की आधारशिला जो है यहां पर रखी गई थी। चले आगे बढ़ते हैं। Beside land routes, extensive trade was being carried via sea. Seafarers ventures were risky but highly profitable. तो अभी जो जमीनी रास्ते से ट्रेड हो रहा था, इससे तो फायदा था ही था, इसके अलावा समुद्री रास्ते से भी काफी बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था। हालांकि समुद्री मार्ग से, समुद्री रास्ते से व्यापार करना थोड़ा मुश्किल होता था, बट फिर भी, और थोड़ा रिस्की भी होता था, मगर इसमें प्रॉफिट ज्यादा था। इसको समझना है। आप देखिए इंडिया में, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक महाजनपद में लेट से आप लोहे का अच्छा काम होता है, लोहे का अच्छा सामान आपको मिलता है, तो वहां से आप खरीद लेते हो। आप सपोज कर लें कि उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अलावा कोई और लोहे का काम नहीं करता होगा, या भारत में एक पर्टिकुलर जगह के अलावा किसी दूसरी जगह आपको लोहा नहीं मिलता, आप दूसरे अल्टरनेटिव तलाश सकते थे। तो इसके चलते आपके पास में ऑप्शंस होते थे, एक आदमी की मोनोपोली नहीं रहती थी। मगर अगर हम मसालों की बात करें और इंडिया की, और अगर हम यूरोप की बात कर लें, तो इंडिया के मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है। भारत के जो मसाले हैं वो सिर्फ भारत में उगाए जा सकते हैं, वो यूरोप में हो नहीं सकते, मगर उनकी डिमांड भर भर कर जो है यूरोप में हो रही है। तो यहां से अगर कोई आदमी हिम्मत कर व्यापार अपना दो चार जहाज भर के मसाले, अगर वो किसी तरीके से ऐसी जगह पर कहीं पहुंच जाए जहां पे उसे यूरोपियंस मिल जाएं, जैसे कि इजिप्ट में उस वक्त में रोमन एम्पायर का कब्जा था, तो इजिप्ट अगर वो पहुंच जाए, या किसी तरह से अगर वो यूरोप पहुंच जाए, उनके साथ में अगर वो कांटेक्ट में आ जाए, तो उनको फिर वो ये मसाले बहुत ज्यादा हाई दामों पे बेच सकता था, और बदले में वो लोग सोना चांदी जो है बड़ी मात्रा में पे करते। तो इससे अगर यही मसाले वो इंडिया में बेचता, उसको जितना फायदा होना था, पता चला उससे 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना फायदा उसको यहाँ पर हो रहा था। मगर इसके लिए जरूरी क्या था? समुद्री रास्ते से व्यापार करना। तो सी फेरर, इसमें एक ये भी चांस था कि आप रास्ते में जो है कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, लूटा जा सकता है आपको पायरेट्स के द्वारा, हो सकता है कहीं कोई तूफान आ जाए, आपके जहाज डूब जाए, तो रिस्क बहुत था इसमें। मगर यहां पर जो प्रॉफिट था वो कंपैरेटिवली जमीन के रास्ते जो व्यापार हो रहा था उससे बहुत ज्यादा था, और इसका फायदा उठा के फिर काफी लोग कंपैरेटिवली, इन्होंने बहुत जमकर प्रॉफिट कमाया भी है, खूब पैसा उन्होंने बनाया। और इसके चलते कुछ एक्सट्रीमली रिच या फिर एक्सट्रीमली वेल्दी किस्म के जो ट्रेडर्स थे, वो भी, उनकी पूरी की पूरी एक क्लास डेवलप हुई। जैसे आज की तारीख में अंबानी अडानी की एक अलग क्लास है। व्यापार दूसरे लोग भी करते हैं, व्यापारी दूसरे भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी दूसरे हैं, मगर जो अरबपति खरबपति किस्म की जो कैटेगरी थी, उस जमाने में इसका इक्विवेलेंट जो है इस समुद्री रास्ते से व्यापार करने वाले लोगों में से इमर्ज होता हुआ हमको देखने को मिलता है। और समुद्री व्यापार कितने बड़े लेवल पर हो रहा था, ये आपको ये फोटोग्राफ देखकर समझ में आएगा। ये देखिए, यहां पे अब आप ध्यान से देखो, जमीनी रास्ते जो है प्रोमिनेंटली जिनसे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, वो बहुत कम है या फिर बहुत लिमिटेड है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े जमीनी रास्ते नहीं है जिनसे ट्रेड हो रहा था। ये लाल कलर के जो रास्ते हैं वो जमीनी रास्ते हैं जिनसे ट्रेड हो रहा था। अब इसी को आप कंपेयर करो कि समुद्री रास्तों से कितना व्यापार हो रहा था। साउथ ईस्ट एशिया में पूरा व्यापार प्रोमिनेंटली जो है वो समुद्री रास्तों से हो रहा है। या अरब में भी और यूरोप में भी जो ट्रेड हो रहा है वो समुद्री रास्तों से हो रहा है। और जो बात मैंने आपको कही कि मसाले, तो मसाले लेकर आप यहां से चले, यहां से आप ये रास्ता पकड़कर पहुंचे इजिप्ट, इजिप्ट से फिर आपने समुद्री ये जमीनी रास्ता लिया, यहां तक गए, यहां से फिर आपने ये समुद्री रास्ता पकड़ा,
और इस तरह से आप यूरोप वगैरह निकल गए। तो इस पूरे रास्ते पर जमकर जो है मसाले बेचकर आपने खूब प्रॉफिट कमाया। इसी तरह से अगर आप ईस्ट अफ्रीका जाना चाहते हो, ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट वगैरह पे आप जाना चाहते हो और कहीं जाना चाहते हो, तो समुद्री रास्ते से कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था। रिस्क बहुत ज्यादा थी मगर प्रॉफिट उससे ज्यादा था। तो इस रास्ते से खूब जमकर ट्रेड हुआ है। एंड यहीं से कहीं ना कहीं जो नेवी है या जो जहाज है, शिप बिल्डिंग की पूरी साइंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, बड़े बड़े और उन्नत जहाज बनाए गए। और यहां से एक और बात हुई कि नेवी जो है या फिर जहाज जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस गेन करते चले गए और ज्यादा रेलेवेंट होते चले गए। एंड वक्त के साथ में एक टाइम ऐसा भी आया कि समुद्री रास्ते से जो व्यापार हो रहा था उसने आउटग्रो कर दिया जमीनी रास्ते से होने वाले व्यापार को, क्योंकि जमीन का रास्ता यह है एक सर्टेन लिमिटेड मात्रा में, एक सर्टेन लिमिटेशन है कि एक सर्टेन इलाकों तक ही आप जा सकते हो। इसके अलावा टाइम भी बहुत लगता है, बाय फुट आप जाओगे या बुलक कार्ट पे जाओगे। उसकी जगह अगर आप समुद्री रास्ते लोगे और अगर आपको विंड्स का नॉलेज हो गया कि किस वक्त कहां पे आपकी विंड्स बह रही है, और उसका अगर आपने एडवांटेज उठाना सीख लिया, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप ज्यादा जल्दी जो है जहां पे भी पहुंचना चाहते हो पहुंच सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें कि हमको यहाँ पहुंचना है अरेबियन पेनिनसुला में, जमीनी रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको महीनों लग जाएंगे पहुंचने में। मगर इसी की जगह आप जहाज पकड़ा और आपको अगर सही नॉलेज है दिशा का और हवाओं का, तो आप बहुत आसानी से जो है बहुत कम ड्यूरेशन में समुद्री रास्ते से अरेबियन पेनिनसुला पहुंच जाओगे। तो इस अल्टीमेटली पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं या जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि समुद्री रास्ते से प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, जमकर ट्रेड होना शुरू हुआ और एक वक्त पे इसने जमीनी रास्ते के ट्रेड को आउटग्रो कर दिया। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे वो इनॉर्मसली रिच हो गए। उस वक्त के जो अंबानी अडानी हुआ करते थे वो आपको इसी रास्ते, इसी व्यापार के थ्रू निकल कर आए। और अपने को इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि इस तरीके के जो रिच व्यापारी हैं उनके लिए अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में हमको देखने को मिलता है। तमिल में इस तरीके के व्यापारियों को कहा जाता था मसाटू वन, या मसाटू वन शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल होता था जो वेल्थी आपके जो किस्म के व्यापारी हैं जो समुद्री रास्ते से खूब पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह प्राकृत भाषा में दो शब्द इस्तेमाल होते थे, सेठीज और सेठावाहा। सेठीज और सेठावाहा से आज की तारीख में एक शब्द कॉमनली इस्तेमाल होता है सेठ। सेठ शब्द जो इस्तेमाल होता है आज की तारीख में वो सेठी और सेठावाहा इन शब्दों से निकल कर आया है जो प्राकृत भाषा में। अब पॉइंट यह है कि अगर अलग अलग भाषाओं में इस तरीके के इनॉर्मसली रिच या वेल्दी मर्चेंट्स के लिए शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होगा। भाषा में एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक शब्द अगर आपको देखने को मिल रहा है यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। कोई चीज अगर रेलेवेंट नहीं है तो फिर उसके लिए आप एक अलग से शब्द नहीं बनाओगे। आप उसको बड़ा व्यापारी भी बोल सकते हो, व्यापार करने वाले के लिए व्यापारी शब्द है, हर एक भाषा में व्यापारी शब्द का कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होगा। तो उसके लिए फिर आप अलग से उसके लिए आप उसको बड़ा व्यापारी बोल दो, बोल नहीं हो तो। मगर उसकी जगह स्पेसिफिकली आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, प्राकृत भाषा में सेठी बोल रहे हो, सेठावाहा बोल रहे हो, तमिल भाषा में मसाटू वन बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है ये व्यापारी बहुत खास थे और इनका एक इन्फ्लुएंस जो था सोसाइटी के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी इनके लिए स्पेसिफिकली इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चले आगे बढ़ता। अब यहां पर जो व्यापार होता था भारत से दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा था या इंडिया में भी इनलैंड जो ट्रेड होता था, इसमें मेजर जिन गुड्स का इस्तेमाल किया जाता था, मेजर जो गुड्स वगैरह सप्लाई हो रहे थे, बड़ी मात्रा में भारत से जिन चीजों का ट्रेड हो रहा था वो क्या क्या था? सबसे पहले तो सॉल्ट। और सॉल्ट में सिर्फ आपका वो जो कॉमन सॉल्ट आता है वही वाला नहीं, रॉक सॉल्ट काफी मात्रा में सप्लाई हो रहा था। ग्रेन, तो भारत में हमेशा से अनाज तो अच्छी खासी मात्रा में होता ही है, मिट्टी उपजाऊ है, खूब सारी नदियां हैं, तो हम लोग जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अनाज उगा रहे हैं, उगा रहे थे। ये तब भी सच था, ये आज भी सच है। तो ग्रेन काफी मात्रा में सप्लाई होते थे। क्लॉथ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉथ में दो तरीके के, कॉटन और सिल्क। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि एक वक्त में ये कहा जाता था कि रोमन साम्राज्य में जितने भी आपके हाई प्रोफाइल या एलीट लोग जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं या कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो सारे के सारे भारत से इंपोर्ट हो रहे थे। और इसके बदले में भर भर कर जो है रोमन हमको गोल्ड और सिल्वर दिया करते थे। तो यहां से खूब कमाई हम लोगों ने करी है कॉटन और सिल्क के कपड़े बेच बेच कर। और ये ऐसा भी नहीं है कि 2-4 साल की बात हो या 2-4 शताब्दियों की बात हो। अंग्रेजों ने जब तक सिस्टमैटिकली हमारी इस पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं किया, तब तक 17वीं-18वीं शताब्दी तक हम लोगों ने कॉटन और टेक्सटाइल बेच बेच कर खूब पैसा कमाया। इंडियन इकोनॉमी एक वक्त में दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी थी, चाइना को पछाड़कर, या फिर फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बीच में इंडिया चाइना के बीच में हमेशा कंपटीशन रहा है लगभग 1000 सालों तक। इस पूरे टाइम पीरियड में भारत ने जो जमकर पैसा कमाया है, बंपर जो हमारे को कमाई हुई है, उसमें उसके पीछे हमारा कॉटन और सिल्क का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो बहुत हद तक या बहुत
आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल उसने अदा किया था, बहुत हद तक वो जिम्मेदार था। इसके अलावा अलग अलग तरीके के मेटल ओर्स हो गए, टिम्बर हो गया, टिम्बर में भी खास टिम्बर हो गया, इसके अलावा चंदन की लकड़ी खूब हम लोगों ने जो है सप्लाई करी है। मेडिकल जो प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके की औषधियां जो हैं, ये इसका खूब व्यापार होता था। एंड देन फिर मसालों की बात की जाए, मसाले और मसालों में भी खास तौर पर जो ब्लैक पेपर या काली मिर्ची है, इसको खूब जो है रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड किया गया था। अब वही नाम वाली जो बात है कि कोई चीज जब आपके लिए स्पेशल हो जाती है तो आप उसके लिए स्पेसिफिक एक नाम देते हो। रोमन इतनी मात्रा में काली मिर्ची खरीद रहे थे कि इसके लिए बकायदा संस्कृत भाषा में एक वर्ड हमको देखने को मिलता है, यवन प्रिया। यवनों को बहुत ज्यादा प्रिय है जो चीज, यानी कि जो आपकी काली मिर्ची है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था यवन प्रिया। ये भर भर कर आते थे, जहाज भर भर कर जो है काली मिर्च खरीद कर लेकर जाते थे, और जहाज भर के पैसा लाते थे, सोने चांदी चांदी लेकर आते थे, वो बदले में जो है हमको देकर जाते थे। तो काली मसालों का और उसमें भी खास तौर पर रोमन अंपायर की बात की जाए तो काली मिर्ची का भयंकर जो है व्यापार हुआ। ये भी पूरा का पूरा व्यापार गोल्ड और सिल्वर में हुआ था, तो यहां से भी हमारे लोगों ने खूब पैसा कमाया, और इन लोगों ने बदले में रोमन्स को इतनी काली मिर्ची बेची है कि हम लोगों ने फिर संस्कृत भाषा में बकायदा काली मिर्ची के लिए एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या डाल दिया, जिसका नाम था यवन प्रिया। टेक्सटाइल एंड मेडिकल प्लांट्स वे ट्रांसपोर्टेड ऑल अक्रॉस अरेबियन सी टू मेडिटेरेनियन। तो ये जो पूरा अरेबियन सी से और मेडिटेरेनियन सी से पूरे इलाके में टेक्सटाइल्स का भी व्यापार खूब हुआ है, औषधियां भी खूब बेची गई हैं, मसाले भी खूब बेचे गए हैं, और भर भर कर यहां से पैसा कमाया गया। आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा कि भारत को पहले या फिर एंशिएंट टाइम पीरियड में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत में कोई सोने की नदियां बह रही थी, सारी चीजें। इसलिए कहा जाता था कि ये जो बम्पर ट्रेड हो रहा था, इस पूरे ट्रेड को दुनिया में करने के बदले में हमको दुनिया भर से गोल्ड मिलता था, या दुनिया भर से सिल्वर मिलता था, या दूसरी प्रेशियस चीजें मिलती थी। अब ये गोल्ड और सिल्वर इतनी मात्रा में भारत में आ रहा था कि इसने हमारी इकोनॉमी को ना सिर्फ सुधार दिया, हमारे लोगों की का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको इंप्रूव कर दिया, समाज की स्थिति को बहुत ज्यादा सुधार दिया। इसलिए इसके चलते हमको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पर भी सोना निकाला जाता हो, अल्टीमेटली वो घूम फिरकर भारत की मार्केट में पहुंच जाता था, भारत में पहुंच जाता था। बदले में हम लोग ज्यादा सामान खरीदते नहीं थे दुनिया भर से, तो हमको अपनी तरफ से ज्यादा सोना चांदी किसी को देना नहीं पड़ता था। तो सामान खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में खूब सोना चांदी आ रहा है, बाहर से ज्यादा कुछ मंगा नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से पैसा या प्रेशियस मेटल हमको देना नहीं पड़ रहा है। नतीजा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का समाज के ऊपर, राजाओं के ऊपर एक प्रॉस्पेरस असर पड़ा, एक सकारात्मक असर पड़ा, एंड भारत को सोने की चिड़िया इस टाइम पीरियड में कहा गया। चले आगे बढ़ते हैं।